एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो अब हमारी बुक 1 कंप्लीट होने वाली है, हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पे पहुंच गए हैं। तो सभी ज्योग्राफी के चैप्टर की प्लेलिस्ट लगा दी है मैंने, जाके आप पढ़ सकते हो। आज हम जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे एंड वी विल डिस्कस कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे होती है, कितनी टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं और उनमें क्या क्या कामकाज किया जाता है। तो आपको पता है दैट हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब वो एक्टिविटी जो आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, ठीक है। अब उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। एक प्राइमरी एक्टिविटी जहाँ पे हम अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके उनको यूज़ करके पैसा कमाते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, माइनिंग से हो, एनिमल हस्बेंड्री से हो, ये सो ऑन, ठीक है, जो आप प्राइमरी एक्टिविटी वाले चैप्टर में पढ़ाए हो। फिर हमारी होती है एक सेकेंडरी एक्टिविटी जहाँ पे आप जो अर्निंग करते हो वो जो है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू करते हो। तो तभी आपका इस चैप्टर में पहला टॉपिक आता है मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटी में जो भी कमाई की जाती है वो कैसी होती है, मैन्युफैक्चर करके। मैन्युफैक्चर को अगर हिंदी में बोलो तो मतलब कोई चीज़ बनाना। अब कुछ चीज़ अगर बनानी है तो उसका रॉ मटेरियल तो चाहिए ना, तो यस, तो मैन्युफैक्चरिंग में हम रॉ मटेरियल्स को एक फाइनल गुड जिसको आप यूज कर पाओ उसमें जो है कन्वर्ट करते हैं। दिस इज व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल यूजफुल गुड, उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ट्राइबल पीपल है, उन्होंने जो है लकड़ी इकट्ठी करी है और उससे वो क्या बना रहे हैं, वो बैम्बू की बास्केट बना रहे हैं, बैम्बू इकट्ठा करा है उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कोई चीज़ इकट्ठी करी है लाइक लीव्स एंड ऑल दैट, और वो उससे कुछ फैंस वगैरह बना रहे हैं, बहुत 50-60 बना लिए और उसे मार्केट में जाके बेच रहे हैं। दिस इज़ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जहाँ पे आप जो एक प्रॉपर बिल्कुल एक रॉ मटेरियल को लेकर एक फाइनल गुड में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे कि स्पिनिंग होती है, वीविंग से हमारा कपड़ा बनता है, कॉटन की बॉल होती है वो बिल्कुल रॉ कॉटन होती है, आप उसको रॉ कॉटन का क्या यूज़ कर लोगे, ठीक है। हम उस कॉटन को, जो यूज़फुल कॉटन होती है ना, जो आप मेकअप रिमूव करते हो, नेल पेंट रिमूव करते हो बैंडेजेस में, उसमें भी थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग लगती है। और जो हम कपड़े पहनते हैं कॉटन के, उससे वही वाली कॉटन से धागा बनता है, धागे की वीविंग होती है। देन आपके पास जाके आप उसकी शर्ट बनाओ, टॉप बनाओ, जीन्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर जो है सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज जो है ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट, ठीक है, एडिंग वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कॉटन, इवन जो है ना आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री होती है। जो आपके घर पे जो है, जो भी आप घर बनाए तो सरिया लगता है, तो वो आयरन की रॉड जो होती है वो कैसे बनती है, कोई धरती में से आयरन ऐसा थोड़ी सरियों में निकलता है, नहीं, बड़े बड़े पीसेज होते हैं, ओर्स होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करा जाता है, स्मेल्ट करके पूरा प्रोसेस होता है जिससे आयरन ओर से आयरन बनता है। तो वैसे ही जो है आयरन ओर से आयरन बनना, ठीक है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनना और कॉटन से कॉटन का कपड़ा बनना, ये सब क्या है, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग। कॉटन बिकम्स यान, यान मतलब एक धागा, विच कैन बी यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स। आयरन ओर इज कन्वर्ट इनटू स्टील विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन एंड टूल्स। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में यूज़ करने लायक बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या होता है, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में जो इन्वॉल्व होता है प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें एक चीज़ ज़रूरी चाहिए होती है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कहीं पे तो बैठ के इतना सारा काम करोगे ना, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कहते हैं इंडस्ट्री, ठीक है, जहाँ पे बैठ के ये सब काम किया जा रहा है, ठीक है। अगर कोई कॉटन से जो है कपड़ा बनाया जा रहा है, कॉटन के धागा बना और कपड़ा बना, वो कहाँ होता है, वो टेक्सटाइल मिलों के अंदर होते हैं, उन्हें हम टेक्सटाइल मिल्स कहते हैं, ठीक है। और बाकी भी टाइप की इंडस्ट्री होती है, जैसे आप सिंपल मान लो कि भाई ये जो आटा होता है उससे ब्रेड बन रही है, बिस्किट बन रही है। हम टीवी पे देखते हैं, हिस्ट्री टीवी पे मेगा फैक्ट्रीज दिखाते हैं, आलू से चिप्स बन रहे होते हैं, कन्वेयर बेल्ट पे जा रहे हैं, लेस की अंकल चिप्स, ये सब। तो वो क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग है। जो इतनी होल जो है स्केल लेवल पे होती है, इतने बड़े बड़े लेवल पे होती है, तो उनमें क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। इवन स्मॉल इंडस्ट्री को भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई अपने घर पे ही आपने कोई इंडस्ट्री बनाई, अपनी स्मॉल इंडस्ट्री का आप एग्जाम्पल पढ़ोगे तो वो जगह तो लोगे ना, एक कमरा तो होगा जहाँ बैठ के काम करोगे, उसी को हम कह देते हैं इंडस्ट्री, ठीक है। सोर्सेज क्या होती है इसकी, मटेरियल कहाँ से आता है, आपको जो भी आप काम कर रहे हो इंडस्ट्री का उसके लिए, या तो वो फार्म से आएगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, या फॉरेस्ट से आएगा, या माइन से आएगा, या सी से आएगा, ये आप आगे पढ़ने वाले हो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में, ओके।
नाउ मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है ये आपको बताना है। तो मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है, जो भी हम कन्वर्ट करते हैं किसी रॉ मटेरियल को एक फाइनल गुड में, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। रेंजेस फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट्स टू हाई टेक प्रोडक्ट्स लाइक कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड स्पेस व्हीकल्स। तो मैन्युफैक्चरिंग में हैंडीक्राफ्ट्स भी बनाए जाते हैं। जैसे सुंदर सा कोई जो है हैंडीक्राफ्ट, कोई पॉटरी का स्ट्रक्चर बनाया गया, कोई एथनिक वेयर बनाया गया, एनीथिंग कोई भी बन सकता है वो। और साथ ही के साथ में जो आपका हाईटेक, ये मोबाइल स्मार्टफोन, ये क्या है? दिस इज़ अ फैक्ट्री प्रोडक्ट, दिस इज़ अ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। ऐसे थोड़ी कोई कहीं से निकल के ज़मीन में से खुद के तुम्हारा मोबाइल आ जाता है, नहीं। देर आर पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, दे वर्क, वो असेंबलिंग ईच एंड एवरीथिंग। फिर डब्बा अलग जगह बनेगा, लेवल अलग जगह बनेगा, असेंबल अलग होगा। दिस इज ऑल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर जगह पे मैन्युफैक्चरिंग के। अगर आपको इंडस्ट्री लगा के मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो ये कॉमन दिखता है। पहला, एप्लीकेशन ऑफ पावर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ तो होता ही होता है। दूसरा, मास प्रोडक्शन होता है। कोई भी आप अगर इंडस्ट्री नाम ले रहे हो तो वो कोई 2 पैकेट चिप्स नहीं बनाएंगे, वो 200 भी नहीं बनाएंगे, 2-2 हज़ार बन रहे होते हैं। तो मास कंजम्पशन के लिए इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती है। येस, देयर आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, बट वो भी इतना कम नहीं बनाती कि 4 आजू बाजू के घरों के लिए बना रही है, नहीं। कम से कम उनका मार्केट एरिया में 50-60-100 लोग तो होते हैं स्मॉल इंडस्ट्री वालों के भी। एंड स्पेशलाइज लेबर, तो मतलब कि आप लोगों को जब भी आप इंडस्ट्री लगा रहे हो तो आपको लेबर की ज़रूरत है, स्किल्ड के भी, एंड जो है आप लोगों का जो है एजुकेटेड लेबर की भी ज़रूरत होती है, जो आप लोगों का जो है टेक्निकल वर्क करने वाले हैं। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन फैक्ट्री, सेटिंग फॉर स्टैंडर्ड डाइस कमोडिटी। तो जो है अनस्किल्ड लेबर तो जाता ही है, जो लेबर जाके काम करेंगे, बट जो स्किल्ड लेबर है उनकी भी हमें बहुत ज़रूरत होती है। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? कहीं मशीन भी लगी हो ना तो भी लेबर की ज़रूरत है। ये मत सोचना फैक्ट्री में तो बहुत मैकेनाइजेशन आ गई है, अरे मशीन होगी तो मशीन को भी ऑपरेट करने के लिए आदमी तो चाहिए ना, तो वो स्किल्ड लेबर होगी, ठीक है। मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? अब हमारी कंट्री के अंदर और पूरे वर्ल्ड में मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ भी है जिनमें मॉडर्न मशीनरी है, ट्रेडिशनल वाली भी है। मेनी ऑफ द थर्ड वर्ल्ड इंडस्ट्रीज़, यानी कि थर्ड वर्ल्ड मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है, हमारा भी आप मान सकते हो एक तरीके से, दे आर स्टिल एंगेज इन प्रिमिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। मतलब वहाँ पे इतनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची है। प्रॉब्लम है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे ना कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो नहीं है। मतलब कि बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी जिससे हमारा प्रोड्यूस ज़्यादा बन पाए, वैसी वाली इंडस्ट्रीज़ इतनी नहीं है, तो इसलिए उनको जो है थोड़ा सा ड्रॉबैक देखना पड़े। अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो हमें उसका बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, वो जो आपका शोज़ आते हैं ना मेगा फैक्ट्रीज़ करके, नहीं देखा तो यूट्यूब पे देखना, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ दिखाई जाती हैं। आप वो मशीनें देखकर हैरान हो जाओगे कि क्या ये तो बड़ी अलग टाइप की मशीनें हैं। फ्रॉम आप कह सकते हो चिप्स बनने से लेकर, केचप बनने से लेकर, बड़ी से बड़ी चीज़ों को बनने की आप लोगों का जो है, टीवी बनने की भी आप इंडस्ट्री देख सकते हो कैसे बनते हैं, मोबाइल फ़ोन की भी देख सकते हो कि किस तरीके से वहाँ फैक्ट्रीज़ के अंदर मशीन्स काम करती हैं और मशीन के साथ में इंसान भी होते हैं। तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है हम उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो पहला है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। पहले हमने कैटेगराइजेशन कर रखा है ऑन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो 2 मेथड ऑफ प्रोडक्शन होता है, एक है क्राफ्ट मेथड और एक है मास प्रोडक्शन। जो क्राफ्ट मेथड है वहाँ पे क्या होता है? प्रोड्यूसेस अ फ्यू मेड टू ऑर्डर पीसेस रिजल्टिंग इन हायर कॉस्ट। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जो है इस इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी से अच्छे लेवल पर नहीं बन रहे, बनते प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से है, बट क्राफ्ट प्रोडक्शन इसलिए देखा है क्योंकि ऑर्डर पे प्रोडक्ट बनता है। वरना जो भी जो है हमारी मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये आइडेंटिटिकल प्रोडक्ट्स जो है बहुत लार्ज स्केल पे बनाते हैं। जैसे चिप्स के पैकेट है तो कितने ही बन रहे हैं, हज़ारों बन रहे हैं, 2000 बन रहे हैं, 50,000 बन रहे हैं, 20,000 बन रहे हैं, कितने भी बन रहे हैं, चिप्स हो गया या कुछ भी हो गया, वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम पैकेजिंग, सेम जो है उसकी क्वांटिटी हो गई। यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो थोड़ा कम होता है, किसी इंडिविजुअल कंपनी के ऑर्डर पे होता है। और अब जब एक इंडस्ट्री इतना खर्चा करके थोड़ा कम ऑर्डर्स बनाएगी तो उसकी जो कॉस्ट है वो हाई ही होती है, ठीक है। तो कुछ क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्रीज़ भी होती है जो ऑर्डर पे एज पर द कंपनी ऑर्डर पे बनाती हैं किसी भी प्रोडक्ट को, फिर वो अपनी कॉस्ट हाई लेती है। क्योंकि एक भी इंडस्ट्री जो है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, उसका प्रॉफिट ही कब होता है, लागत उसकी जो है बचती कब है, जब वो ज़्यादा प्रोडक्ट को बनाती है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर जो होती है तब प्रॉफिट होता है। अगर आपकी बिजली भी उतनी ही लग रही है,
जगह भी उतनी ही आपकी यूज़ हो रही है, आपको पैसे भी अपने जो है वर्कर्स को उतने ही देने हैं महीने के, ठीक है। क्वांटिटी तुमने कम बनाई तो उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, ठीक है। बट देयर आर क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन मेथड ऑल्सो, ठीक है। तो एक होता है क्राफ्ट मेथड, दूसरा मास प्रोडक्शन जो हम देखते हैं ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ के अंदर, इसमें लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाया जाता है। स्टैंडर्डाइज वर्ड लिखना ज़रूरी है क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनता है सेम। चिप्स का पैकेट इसमें आप रख सकते हो, केचप की बॉटल जो कहीं सेम बन रही होती है, कोई चेंजेस नहीं। इवन इन द मोबाइल फोन्स ऑल्सो, अगर एक मॉडल का मोबाइल फ़ोन बन रहा है तो वो सेम बनते हैं ना, अलग अलग तो नहीं बनते, ठीक है जी। ये हो गया आपका। एंड ईच वर्कर सिंगल पर्स को इसमें बार बार परफॉर्म करता है, जैसे मैगी बनाने की मान लो, बिस्किट बनाने की मान लो, कोई भी बड़ी से बड़ी फैक्ट्री होती है, ठीक है। तो वो आपने देखा है कि वर्कर होते हैं वो सेम टास्क को परफॉर्म करते हैं। वो आ गया चिप्स का पैकेट, उसे उठा के उन्हें डब्बे में डालना है, वहाँ पे उन चीज़ों को उन्हें राइट करना है, लेफ्ट करना है, सेम टास्क। जैसे कोई टूथपेस्ट बनाने की फैक्ट्री है तो वो देखोगे अच्छा उनको जो है ना उनको सॉर्ट करना है, किसी भी जितनी भी ट्यूब्स आने टूथपेस्ट की, तो वो सेम टास्क को जो उनके वर्कर्स हैं वो रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं, बैच को टेस्ट करना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा मैकेनाइजेशन। ये एक और फीचर है आज के समय की मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का। हम मैकेनाइजेशन मतलब यूज़ ऑफ मशीनरी। मैकेनाइजेशन मतलब क्या होता है? यूज़ ऑफ मशीनरी। आजकल जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उनके अंदर मैकेनाइजेशन तो हो ही रहा है, यूज़ ऑफ मशीनरीज तो हो ही रहा है, ठीक है। अब आज के समय में एक और टाइप की इंडस्ट्री आ गई है जिसको हम कह रहे हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब क्या हुआ? नाउ यू आर वेरी फेमिलियर विद द एआई, यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे मशीनें तो हैं बट वो जो है ना वो ह्यूमन की इंटरवेंशन के बिना ही चल रही हैं। वहाँ पे कंप्यूटर अपने आप सारे मसले हल कर देता है। तो मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री मतलब ये नहीं है कि इंसान वहाँ नहीं होंगे। आज के समय पे हर फैक्ट्री में मशीनें और साथ में वर्कर भी काम कर रहे होते हैं, वही मशीनों को चला रहे होते हैं। बट अब और हाई लेवल की इंडस्ट्रीज बन चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जहाँ पे ऑटोमेशन का जरिए जो है सारा काम हो रहा है। अगर कोई दिक्कत होती भी है तो वो कंप्यूटर अपने आप यानी कि एआई अपने आप जो है उसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेगा। तो ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो देयर इन आर जो है मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल इन द मॉडर्न टाइम, ठीक है। नेक्स्ट होता है जितनी भी आपकी मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है मैन्युफैक्चरिंग वाली, उनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो ज़रूर होते हैं, जैसे कि उनकी जो मशीन की टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस टाइप की होती है। आप हिस्ट्री टीवी पे जो मेगा शो मैं आपको बता रही हूँ आप देखना, आप कोई भी मेगा फैक्ट्री अगर चेक करोगे तो उनमें जब आप मशीनें देखोगे तो वो काफ़ी हाई लेवल की होती है। इवन ऑटोमोबाइल्स की आप फैक्ट्री देखो, मशीनरीज देखो, वो कैसे मशीन से गाड़ी जिनमें बनती हैं, कितने उनके अलग अलग टाइप की जो है मशीनरी होती है, तब वो उनको बना रही होती है। एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होता है, बहुत स्पेशलाइज्ड और बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक वे से काम हो रहा होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर होता है एंड इसकी वजह से आउटपुट भी इंक्रीज होते हैं और कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। मतलब कि जो लेबर काम कर रहे हैं वो अपने ही जोन का काम करेंगे, ये नहीं कि वो दूसरे के काम में दखल अंदाजी करेंगे। आप सोच सकते हो कि कोई एक जैसे स्कूल में ही हमारे जो टीचर हैं हमें वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अब अगर एक दूसरे में इंटरफेयर करनी शुरू कर दे तो लड़ाई भी होगी उनके आपस में, आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं और बच्चों की पढ़ाई पे इफेक्ट आएगा। तो जिसका जो जोन है वो वही काम करता है। सेम होता है ऐसी इंडस्ट्री में, अगर एक लेबर का काम है कि उन्हें प्रोडक्ट्स को जो है पैकेजिंग रूम तक पहुंचाना है तो वो करेंगे। एक का काम है उसे प्रोडक्ट को कन्वेयर बेल्ट से डिब्बे में डालना है तो वो करेगा। एक का काम है जो प्रोडक्ट का बैच निकला है उसको टेस्ट करना, ठीक है। एक का काम है सबके नोट्स रखना कि भैया सारा काम ठीक से हो रहा है, काउंटिंग करना, ये वो। तो वो काम जिसका जो होता है वो वही करता है, दखल अंदाजी एक दूसरे के काम में नहीं करते। जब इतने सिस्टमैटिकली काम होता है तो आपका आउटपुट भी बहुत अच्छा निकलता है और रिड्यूस हो जाती है कॉस्ट हमारी जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। नेक्स्ट, वास्ट कैपिटल का यूज़ होता है, बहुत सारी फाइनेंस चाहिए होता है, बहुत पैसा चाहिए होता है आपको मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री आज के समय पे लगाने के लिए। और ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है। ये किस ओनर कौन होते हैं इनके? या तो जैसे कोई गवर्नमेंट हो गई या कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो गई, वो इनके ओनर होते हैं। जैसे कि आप मानो LG हो गया, हमारा सोनी हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं। और तुम मान लो सैमसंग मानो आज के समय पे, वो क्या है भाई, वो टीवी भी बना रहा है, वो फ्रिज भी बना रहा है, वो भी बना रहा है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन भी बना रहा है। तो कितनी सारी चीज़ें ये लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ही बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज़ को ओन करती है। जैसे आप नेस्ले मान लो, कैडबरी मान लो, इंडिया के अंदर भी देयर आर मेनी बिग ऑर्गेनाइजेशंस जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को ओन करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। इनके अंदर जो है ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छे से होती है, स्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यानी कि ये सुपरवाइजर्स है, ये वर्कर्स है, ये फाइनेंस देखने वाले हैं,
ये जो है ट्रांसपोर्टेशन देखने वाले हैं। एक तरीके से पूरा ऑफिस जैसे आप देखते हो ना कि ऑफिस के अंदर काम चल रहा होता है, तो यही वो जगहें हैं जिनके लिए ऑफिसेज बनते हैं, ये इंडस्ट्रीज होती हैं। इनके यहाँ पे जितना भी काम होता है वो मैनेजमेंट के हिसाब से हो रखा होता है, जो है सिस्टमैटिक वे में होता है, नज़र रख के होता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बिल्कुल ठीक से बने। तो डिवीजन ऑफ द जो है आप कह सकते हो वर्क हो रखा होता है। अलग ब्यूरोक्रेसी होती है कि वो जब सब देखेंगे, सुपरवाइजर्स आते, लेबर तो अपना काम कर रहा है, उनके सुपरवाइजर्स भी है, और साथ में फिर फाइनेंस देखने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो वो वाली टीम अलग है। इस तरीके से ये होती है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के। अगर आप बुक में से इसे पढ़ोगे तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, बट ये देखो मेरे नोट्स मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, मैंने लिंक लगा दिया है। आप प्रिंट आउट निकलवा के इनको अपने जो है आराम से चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो इनसे, और किसी भी आंसर को फॉर्म कर सकते हो। अब आता है हमारा नेक्स्ट चीज़, जहाँ पे हमें बता रखा है कि ये जो मैं इंडस्ट्रीज़ आपको बता रही हूँ मॉडर्न लार्ज स्केल वाली, जितना हाई मैकेनाइज्ड वे में काम हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे वर्ल्ड में। सिर्फ 10% ऑफ द वर्ल्ड के लैंड एरिया में ये वाली इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लगी हुई हैं, इतनी ज़्यादा। तभी मैं आपको बार बार मेगा शो का एग्जांपल इसमें दे रही थी, बिकॉज वो जो है बेसिकली जो ये वाली इंडस्ट्रीज़ है ये बड़ी बड़ी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर में लगी हुई है, मतलब कि बड़ी बड़ी देशों के अंदर लगी है, जैसे USA में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जापान में। यहाँ पर ये वाली इंडस्ट्रीज ज़्यादा है जहाँ इतना जो है मैकेनाइज वे में काम हो रहा है। ठीक है, अभी इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है इट कवर मच लेस एरिया देन एग्रीकल्चर ड्यू टू मोर इंटेंसिव प्रोसेस, एंड इनका जो जॉब होता है, जो जॉब ये प्रोवाइड करती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। अब आपको पता है एक इंडस्ट्री जो है इतने बड़े एरिया के अंदर फार्मिंग हो रही है, ये फार्म्स लगे हुए हैं, तो आपको फॉरेन कंट्री का एग्जाम्पल दे रखा है जैसे अमेरिका का, कि इस इतने बड़े एरिया के अंदर खाली फॉरेन कंट्री में, अमेरिका में हमारे इतने बड़े एरिया के अंदर खाली 4 फार्म है। कितने? 2.5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर खाली 4 फार्म है। तो 1 2 3 4 फार्म है, और उन 4 फार्म में लगभग बस 10 से 20 वर्कर काम कर रहे हैं। यानी कि जो है आप रीड करो, 2.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन द US में सपोर्ट 4 लार्ज फार्म्स विद 10 to 20 वर्कर, बट द सेम एरिया कुड हाउस मल्टीपल फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग थाउजेंड्स। यानी कि 10 से 20 वर्कर ही इन 4 जो है फार्म्स पे काम करें, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर भी हाईली मैकेनाइज्ड होता है, वहाँ ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं होती। एग्रीकल्चर में भी प्लेन रखे होते हैं उन्होंने फर्टिलाइज़र डालने के लिए भी। तो एग्रीकल्चर इतने एरिया में हो रहा है, वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहा। वहीं पे अगर इतने एरिया में हमने फैक्ट्री लगा दी होती तो वो हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा होता। तो जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, तो इनको स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग साइट की ज़रूरत होती है, और उतने में ही ये जो है इतने कम एरिया के अंदर ही बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अगर बात करें तो इंडस्ट्रीज एम्स टू रिड्यूस कॉस्ट बाय लोकेटिंग इन एरियाज वेयर प्रोडक्शन कॉस्ट्स आर मिनिमाइज्ड। अब जो भी इंडस्ट्री लगती है वो प्रॉफिट कमाने के लिए लगती है, तो इंडस्ट्री हमेशा वहाँ लगाते हैं वो लोग जहाँ पे उनका जो एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट है वो कम है, वो रॉ मटेरियल के भी पास में हो। जैसे अगर चिप्स बनानी है तो भैया आलू के खेतों के पास में, आलू भी जल्दी आ जाए, ट्रांसपोर्ट ट्रक में भर के आएगा, क्वालिटी भी ख़राब होगी, जितनी जल्दी पहुंचेगा उतना पैसा भी कम लगेगा। ठीक है, और जो है मार्केट भी पास में होगी। भैया चिप्स अगर बन गए हैं तो आसपास में 1-2 शहर हो, 3 शहर हो, 50 शहर हो, वहाँ पे जल्दी से वो जाके बिक जाए। लाइट भी अच्छी आती हो, सस्ते रेटों पे बिजली हो, ये ना बिजली का भैया बहुत ज़्यादा रेट हो। ये सब चीज़ें देखकर जो है एक इंडस्ट्री वो सेटल होती है, क्योंकि इंडस्ट्री का काम क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, तो वो ये सब तो देखते ही हैं। विद दिस अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, जो आपकी बुक में 2-3 पेजेस में बता रखा है, एंड इट इज़ वेरी सिंपल, नो रट्टाफिकेशन इज देयर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी है मैंने लिख दिए हैं, एंड इनसे बेहतर नोट्स आई डोंट थिंक सो आपको मिलेंगे। आप इनको रीड करके, ये नहीं है कि एक लाइन लिख दो नोट्स में, उसका क्या है, एग्जाम में तो लॉन्ग आंसर आएंगे, तो लॉन्ग हो शॉर्ट हो MCQ सब इससे प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला होता है एक्सेस टू मार्केट। तो इंडस्ट्री जब भी लगाई जाती है तो हम ये ध्यान रखते हैं, तो इट शुड बी नियर टू पीपल हु डिमांड देयर प्रोडक्ट्स एंड कैन अफोर्ड देम। तो एक ऐसी जगह के पास में इंडस्ट्री लगानी चाहिए जहाँ आसपास में ऐसा शहर हो, और उस शहर में ऐसे लोग रहते हो जिनको प्रोडक्ट की डिमांड हो और उनके पास पैसा भी हो उसको जो है खरीदने का। अब आप सोचो कि हमारे इंडिया के अंदर कोई चीज़ जो चलती ही ना हो, हम लोग अपने घर में यूज़ ही ना करें। जैसे आप मानो कि कोई फैक्ट्री खुल गई है जो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो डेली लाइफ में हमारी मम्मी कहेंगे ये तो मैं घर पे खुद भी बना लूँगी, ठीक है,
तो वो तो उसको तो आप खरीदोगे नहीं ना। और वहीं पे कोई यूजफुल चीज़ है तो आपकी मम्मी खुद कहेंगी यार ये भी लेकर आते हैं हमारे घर में, जैसे मिक्सी है, सबको ज़रूरत है तो खरीदोगे ना, और भी बहुत सारी ज़रूरत खरीदोगे, कोई फालतू का प्रोडक्ट निकलेगा नहीं खरीदोगे। तो इसलिए इंडस्ट्री वहाँ से लगाने सबसे ज़्यादा होती है कि वो एक्सेस टू मार्केट हो, जो प्रोडक्ट बना जल्दी बिक जाए और लोगों को ज़रूरत भी हो, और इवन उन लोगों पे पैसा भी हो खरीदने का, उनके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए। ऐसी आप जगह पे इंडस्ट्री नहीं लगाओगे जहाँ आसपास पे अगर लोग रह रहे हैं और उनके पास वो सब्सिस्टेंस पे जी रहे हैं, उन पर ज़्यादा खर्चा ही नहीं कर सकते, वो उनको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ भी आप इंडस्ट्री मत लगाओ, ठीक है। तो लार्ज मार्केट्स एग्जिस्ट इन डेवलप्ड रीजन्स लाइक यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ एशिया। तो बड़े बड़े मार्केट कहाँ है, हमारी कंट्री है, बड़ा मार्केट है एशिया में, जैसे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर बड़े बड़े मार्केट्स हैं। सम इंडस्ट्रीज लाइक एयरक्राफ्ट, आर्म्स जो है वो पूरे ग्लोबल मार्केट को सामान पहुंचाती है। जैसे कि हमारी आर्म्स कहाँ से आती है, ज़्यादातर रशिया से आती है, हमारा गोला बारूद कहाँ से आ रहा है, रशिया से आ रहा है। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अमेरिका के अंदर है, तो ये हर देशों के अंदर नहीं होती है, ये पर्टिकुलर देशों के अंदर ज़्यादा है, और वही सबको फिर जो है प्रोडक्ट्स को जो है इम्पोर्ट करती रहती है। जैसे अमेरिका भी एम्यूनेशन के लिए बहुत है, रशिया इज़ देयर, और भी है। तो ये सब कंट्री की स्पेशलाइजेशन नहीं होती है। नेक्स्ट जो है एक्सेस टू रॉ मटेरियल। अब आप जब अपनी इंडस्ट्री लगाओगे तो दूसरी चीज़ आपको जो देखनी है वो आपका एक्सेस टू रॉ मटेरियल होना चाहिए। इंडस्ट्रीज यूजिंग बल्की और ईजिली स्पॉइल मटेरियल्स लाइक स्टील, शुगर एंड डेयरी लोकेट नियर रॉ मटेरियल सोर्सेज। तो जो बल्की वाले होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना, ये लोहे के सरिये बन रहे हैं, रॉड बन रही है, स्टील बनना, आयरन ओर से, आयरन बनना आयरन ओर से, ये सब जो हमारे होता है, एल्यूमिनियम बनना, ये जो बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज होती है, ये तो लगाती ही माइनिंग साइट के पास में इंडस्ट्री है। इतने बड़े बड़े आयरन ओर को तुम पहुंचाओगे, तुमने झारखंड में हो रही है हमारी आयरन माइनिंग हो रही है, तुमने फैक्ट्री लगा दी जाके, आप मान लो राजस्थान के अंदर, अरे भैया वहां से लेके वहां तक आयरन ओर को पहुंचाने में इतना खर्चा आ जाएगा, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो वहीं झारखंड में आसपास में लगाओगे आप अपनी इंडस्ट्री, जहाँ से उसको कन्वर्ट करोगे। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, जहाँ पे बहुत बल्की मटेरियल होता है, यानी कि बहुत हैवी आपका रॉ मटेरियल है, तो भी आप इंडस्ट्री प्लास में लगाओगे। या फिर अगर पेरिशेबल मटेरियल है, जैसे कि शुगर बनती है शुगर केन से, गन्ने से। अब गन्ना जो होता है, गन्ने के खेतों के पास भी जो है शुगर मिल लगी होती है, ठीक है। यहाँ यूपी साइड में बहुत है हमारे, ठीक है, बहुत सारी क्या लगी हुई है, शुगर मिल लगी हुई है। क्यों? क्योंकि गन्ने की जब कटाई होती है तो उसको जल्दी से, आप जितनी जल्दी मिल पे पहुँचाओगे उतनी चीनी मिल निकलेगी, क्योंकि गन्ने के अंदर होता है एक सुक्रोज कंटेंट, उसका वो जो मीठापन है वो कम होता रहेगा, उतनी कम चीनी निकलेगी जितना वो सूखता जाएगा। इसीलिए जो है शुगर हो गया, या डेयरी प्रोडक्ट। अब जैसे आप अमूल देखते हो, या और आज के समय पे और बहुत ब्रांड्स आ रहे हैं हमारे मिल्क के, तो अभी मिल्क रिलेटेड आजकल वो दही भी बेच रहे हैं, चीज़ भी बेच रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं वो। तो आसपास में ही होनी चाहिए ना आपके शहर के, दूर बहुत वो इंडस्ट्री लगा लेंगे तो 3 दिन तो तुम्हारे शहर तक पहुंचने लगेगा, इतनी तो उसकी शेल्फ लाइफ ही नहीं होती है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो रॉ मटेरियल के पास होना चाहिए, और बाकी भी सभी इंडस्ट्री यही प्रेफर करती है रॉ मटेरियल पास से मिल जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है। आप जितनी दूर से अपना प्रोडक्ट, आप सोच रहे हो आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसका जो रॉ मटेरियल है वो तो इंडिया में ही नहीं मिल रहा, बाहर से मिल रहा है, उसे मंगाओगे तो खर्चा आएगा ना ट्रांसपोर्टेशन का। तो इंडिया में भी ऐसा ही है, आप जिस स्टेट में इंडस्ट्री लगाइए आसपास से मंगाओ, ठीक है, जितनी दूर से मंगाओगे उतना खर्चा आएगा ट्रांसपोर्ट का। नेक्स्ट, एक्सेस टू लेबर। इंडस्ट्री वहाँ लगती है जहाँ पे जो लेबर है, यानी कि वर्कर्स जो हैं वो आ सकते हो आराम से, और वो एजुकेटेड, यानी कि जो स्किल्ड लेबर है और अनस्किल्ड लेबर दोनों मिल जाए, और वो भी जो है ना रिड्यूस्ड कॉस्ट पे, ठीक है। ऐसा ना हो बहुत, जैसे कि हम USA, यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज, अब वो अपने यहाँ पे इतनी इंडस्ट्री कई बार क्यों नहीं लगाते हैं, यहाँ इंडिया और चाइना में आके उन्होंने प्रेफर करना क्यों शुरू करा, क्योंकि उनके यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ का लेबर ज़्यादा पैसा मांगता है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो हमारे यहाँ पे कम रेटों पे उनको बहुत सारे लेबर मिल रहे थे, तो यहाँ के उन्होंने लगाई। तो चीप लेबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ आसपास में चीप लेबर हो, गाँव के पास में तभी इंडस्ट्री लगती है। कि पता है गाँव में तो क्या होता है, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है, लोगों को लग रहा है कि वो इतनी ज़रूरत नहीं होती, वो कितने एक फार्म पे 25 लोग काम कर रहे हैं, वो काम हो 10 में सकता है, तो बाकी के लोग क्या करेंगे, वो फिर भी वहाँ काम करते हैं, बट वहीं पे एक इंडस्ट्री आ गई तो वो वहाँ चले जाएंगे। तो गाँव के पास में, टाउन्स में भी इंडस्ट्री लगाई जाती है जहाँ आसपास में लेबर हो काम करने के लिए। और हमारी कंट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हर जगह एम्प्लॉयमेंट है, जहाँ जहाँ इंडस्ट्री लगेगी वहाँ लोग जाएंगे काम करने। बट बाकी जगहों के, अब ऑटोमेशन से, यानी कि जैसे जैसे हमारी कंट्रीज़ के अंदर, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर मशीन आई, तब तो लोगों के जॉब्स पे इफेक्ट पड़ा ही था।
अब ऑटोमेशन जो आ गया है, ये खुद से दिमाग से चलने वाले कंप्यूटर, इससे तो और इफेक्ट पड़ जाता है। बट फिर भी गाइस, इंसान की तो ज़रूरत कभी ख़त्म हो नहीं सकती है, तो वो तो रहेगी, बट स्टिल जॉब्स पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। नेक्स्ट, एक्सेस टू एनर्जी। एल्यूमिनियम जो बनता है वो ना बड़े बड़े फर्नेसेस में जो है भट्टियाँ चल रही होती है वहाँ पे, और वो बॉक्साइट से पूरा एक प्रोसेस होता है जिससे हमारा एल्यूमिनियम बनता है अपने रॉ मटेरियल से। तो वो एल्यूमिनियम बनने में बहुत एनर्जी लगती है, यानी कि बहुत सारी बिजली लगेगी। तो या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, या फिर आप कोयला जला के वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, या पेट्रोलियम के पास में ही वो लगता है। तो पावर हंग्री इंडस्ट्रीज लाइक एल्यूमिनियम प्रोडक्शन सेटअप नियर एनर्जी सोर्सेज सच एज कोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम। नेक्स्ट, एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब आप इंडस्ट्री वहीं लगाओगे जहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट इज जो है ईजिली अवेलेबल, ठीक है, जिससे कि रॉ मटेरियल भी जो है, आप ये मेरी इंडस्ट्री है तो रॉ मटेरियल यहाँ से ट्रक में बैठ के आके और मेरा फाइनल गुड ट्रक में बैठ के शहरों तक, मार्केट्स तक जाके बिक गया। तो मैं एक ऐसी जगह पे इंडस्ट्री लगाऊंगी जहाँ ट्रक, चाहे रेलवेज़ हो या फिर आपका वाटरवेज से रॉ मटेरियल आता हो, जो भी हो वो आराम से ट्रांसपोर्ट हो सके। अब जैसे आप पहाड़ पे इंडस्ट्री लगा लोगे तो एक ट्रक को ही गोल गोल पहाड़ चढ़ के आने में इतना समय लग जाएगा, फिर वो वापस आएगा, तो वहाँ पे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा ना। प्लेन्स में तभी ज़्यादा इंडस्ट्री लगती है, ठीक है। नेक्स्ट, एरियाज विद डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे वर्ल्ड के कौन से हैं? वेस्टर्न यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में। ये एक ऐसी एरियाज है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत तगड़ा है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत है। नेक्स्ट आपको बता रखा है, और साथ में कम्युनिकेशन में मैटर करती है, यानी कि ऐसा ही ना हो कि भैया हमारा ना इंटरनेट आ रहा है ना हमारा फ़ोन की तारें हैं, वही बात कैसे करोगे आप, क्या डिस्कशन कर लोगे? आजकल तो इंटरनेट के बिना काम ही नहीं है, मोबाइल टावर्स ही नहीं है। ये सब जहाँ पे होगा वहाँ पे आप अपनी इंडस्ट्री लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। अब ये क्या होता है? इंडस्ट्रीज ऑफन क्लस्टर मतलब झुंड बना के इकट्ठा होना, नियर ईच अदर टू सेव कॉस्ट एंड बेनिफिट्स फ्रॉम शेयर्ड सर्विसेज और रिसोर्सेज। अब ये होती है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। कई बार ना एक इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल दूसरा इंडस्ट्री दे रही होती है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि एक ना एग्जाम्पल देती हूँ, कॉपर की वायर बनाने वाली इंडस्ट्री है, जो हमारे घर में जितनी भी बिजली की तारें होती है उनमें कॉपर वायर होती है ज़्यादातर, तो वो बिजली की तार बनाने वाली इंडस्ट्री है। अब उसका रॉ मटेरियल कॉपर है, ठीक है, उससे बनाएगी वो। तो वो जो है जब अपनी इंडस्ट्री सेट करेगी तो वो सोचेगी यार जहाँ पे आसपास में कॉपर वाली इंडस्ट्री है ना, मैं वहीं अपनी इंडस्ट्री लगा लेती हूँ, पास से ही मेरे पास ट्रांसपोर्ट होके जो है कॉपर का आ जाएगा और वहाँ से हम अपनी बिजली की तारें बना सकते हैं आराम से। तो दिस इज़ एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। एक फाइनल गुड बनने के लिए जितने प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं ना, तो कई बार वो इंडस्ट्रीज आसपास में ही अपना इस्टेब्लिश कर लेती हैं अपनी पूरा का पूरा एरिया, जिससे कि उनकी कॉस्ट बच जाए और प्रोडक्ट जल्दी बन जाए, एंड जो है इससे जो है उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। और भी बहुत एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ के एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में गिवन हैंगे, ठीक है। तो जो है ऑफन क्लस्टर नियर ईच अदर टू सेव कॉस्ट एंड बेनिफिट फ्रॉम शेयर्ड सर्विसेज और रिसोर्सेज। कई बार इंडस्ट्रीज इकट्ठी हो गया। अब ये तो एक एग्जाम्पल था जो है मैंने आपको ये दिया कि एक अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा रहा है। अब कई बार इंडस्ट्रीज क्या करती है कि एक टाउन है, टाउन ए, वहाँ पे एक इंडस्ट्री गई, वहाँ पे 2 इंडस्ट्री गई, तो वहाँ पे अब 2 इंडस्ट्री गई है तो रीज़न क्या होगा? पानी अच्छा मिल रहा होगा, लाइट भी आ रही होगी वहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होगा, कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, आसपास में मार्केट भी है, इसलिए वहाँ पे जाके इंडस्ट्री सेट हुई हैं। तो वहाँ पे इंडस्ट्री एक और चली जाती है। सब कंट्रीज़ वहाँ जाकर झुंड बना लेती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यार यहाँ पे इतनी अच्छी रिसोर्सेज मिल रही है। और जब ये कंट्रीज़ एक टाइप का जो है ना झुंड बना लेती है, क्लस्टर बना लेती है, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी इफेक्ट कर सकती है कि गवर्नमेंट को कह सकती हैं ये कि अब हमारे इस एरिया के अंदर तो हम इतनी इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, इतनी इंडस्ट्रीज़ है, हम यहाँ पे बिजली थोड़ी सस्ती दो यार, यहाँ पे पानी नहीं आता है, पानी अच्छे से आए, यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, आप यहाँ की सड़कें सही करवाओ। तो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी जो है इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यही आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इंडस्ट्री हमेशा वहाँ पे जाके इंडस्ट्री लगाएगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वहाँ बनेंगी जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी होती हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट बिजली नहीं दे रही, वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत लॉज रूल्स रेगुलेशन लगा रही है, तो आप वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगाओगे। जहाँ पे गवर्नमेंट फ्रेंडली होगी, अच्छी पॉलिसीज़ बना रही होगी, वहीं पे आप जो है अपनी इंडस्ट्री लगाओगे। तो 6 पॉइंट्स आर मैंशनड हेयर, आई थिंक सो 1 2 3 4 5 7 आर देयर। इनको आपको याद रखना है। क्या क्या फैक्टर्स है? पहला एक्सेस टू मार्केट, दूसरा जो है एक्सेस टू रॉ मटेरियल, तीसरा लेबर, नेक्स्ट एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हो गया, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज और गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज पे तो क्वेश्चन आ ही जाएगा एग्जाम में, क्योंकि ट्रिकी सा टॉपिक लग रहा है इसलिए। बाकी तो तुम खुद बना के सभी लिख दोगे।
चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फुट लूज इंडस्ट्रीज। ये क्या होती है? फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। कैन बी सेटअप इन वेरियस लोकेशंस, किसी भी लोकेशन में जा सकते हैं, एंड आर टाइड टू स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, किसी एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल पे स्पेसिफाइड होती है। रॉ मटेरियल क्या है? यूज कॉम्पोनेंट पार्ट्स दैट आर इजिली अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिनका जो रॉ मटेरियल है वो कहीं पे भी इजिली मिल जाता है। प्रोडक्शन एंड लेबर की बात करें, ये प्रोडक्शन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में करती है और बहुत स्मॉल वर्कर्स चाहिए होते हैं इसमें। नॉन पोल्यूटिंग होती है, ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह नहीं करती है। की फैक्टर क्या है? देयर लोकेशन इज मेनली डिटरमाइंड बाय इजी एक्सेस टू रोड नेटवर्क। जहाँ रोड नेटवर्क आराम से होगा वो वहाँ जाके अपनी इंडस्ट्री लगा लेते हैं। दीज आर नोन एज द फुटलूज इंडस्ट्रीज। कोई एग्जाम्पल अगर आपको फुटलूज इंडस्ट्रीज के पता हो तो बताओ, वरना मैं लगा रही हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फुटलूज इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनको हम क्लासीफाई करते हैं उनके टाइप्स पे। जैसे कि पहली होती है बेस्ड ऑन साइज, जो स्मॉल स्केल हो गई, लार्ज स्केल हो गई, घर पे बनाने वाली हो गई। फिर इनका होता है बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, कि उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, मिनरल से आ रहा है, केमिकल है, फॉरेस्ट का है, एनिमल का है। और आगे बहुत सारे टाइप में इनका जो है क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट उसका जो है फाइनल प्रोडक्ट कैसा है, कंज्यूमर गुड है वो फाइनल प्रोडक्ट, या फिर वो जो है एक रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। और लास्ट में क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हम पढ़ेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे, यहाँ से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो, अभी कॉन्सेप्ट समझ लो। तो इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन का आपका बुक में पूरा टेबल दे रखा है, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले अगर साइज़ के ऊपर बात करें तो सबसे पहले आती है हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री। इसका मतलब ये नहीं कि ये इंडस्ट्री खाली हाउस होल्ड में लगेगी, हाँ ये इंडस्ट्री हाउस होल्ड में भी ऑपरेट आप कर सकते हो या एक छोटी सी जगह हायर करके, बट इसका नाम हाउस होल्ड और कॉटेज इसलिए क्योंकि बहुत स्मॉल लेवल पे इसमें प्रोडक्शन होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ये, लोकल रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं आसपास से जो मिल रहा हो, तो सिंपल टूल इसमें यूज़ होता है। प्रोडक्शन डन एट होम, ज़्यादातर प्रोडक्शन घर पे ही हो जाता है। थोड़ा अगर ज़्यादा किसी के घर में ज़्यादा जगह ना हो तो वो छोटी सी जगह हायर कर लेते हैं विद जो है हेल्प फॉर पर्सनल यूज़। आसपास में अपनी फैमिली मेम्बर ही मदद करेंगे या एक आध पड़ोसी को काम में जो है आसपास में से कोई काम रखा है आपने, बाकी लोकली आप अपना घर पे खुद ही प्रोडक्ट बना रहे हो। लोकल ही सेल होता है, यानी कि घर के आसपास के एरिया में ही आप बेच दोगे उसे, और कई बार तो उसमें बार्टर भी हो जाता है कि आपने जो बनाया वो आपने दूसरे गुड्स से एक्सचेंज कर लिया। इसमें बहुत कम कैपिटल की ज़रूरत है आपको, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की नीड भी बहुत मिनिमम होती है, यानी कि आप खुद ही अपने आसपास के गांव में है, ये टाउन में है, खुद ही अपना आसपास में आप बेच के आ सकते हो अपनी चीज़ को, बड़े बड़े ट्रक की ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं है। और इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, ऐसा नहीं है इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। गाँव में देखो आप, कुछ शहरों में देखो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री बना रही है जो नहीं पहुंच रहे, अगर शहरों से मार्केट से नहीं आया तो वो आसपास में उनका सिस्टम बढ़िया चल जाता है, ठीक है। कॉमन प्रोडक्ट जैसे कि फूड बहुत ज़्यादा होता है, कोई अपने घर पे नमकीन बना रहा है, कोई अपने घर पे बिस्किट बना रहा है, कोई अपने घर पे आप अलग अलग कोई भी फूड आइटम मान सकते हो, कुछ फैब्रिक हो गया, बच्चों के कपड़े बना रहा है कोई अपने घर पे, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक है, शूज़ बना रहे हैं, पॉटरी बना रहे हैं, ब्रिक्स, हैंडमेड क्राफ्ट, वुड, लेदर, मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, ये आते हैं हमारे कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? ऑपरेट्स इन वर्कशॉप। ये वर्कशॉप में होती है, यानी कि ये घर पे आप प्रैक्टिस कर लोगे। एक वर्कशॉप होती है, इसमें भी लोकल मटेरियल्स यूज़ होते हैं, और जो है पावर ड्रिवन मशीनरी इसमें आ गई है। यहाँ पे कोई मशीनरी का यूज़ नहीं है, ज़्यादातर आपका जो है मैनुअल होता है, इसमें पावर ड्रिवन मशीनरी आ जाती है, यानी कि वो मशीनरी जो बिजली से चल रही है। बट ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी आप मशीनें इमेजिन कर रहे हो, नो। सिंपल छोटी मोटी मशीनरी, जैसे घर पे ना आजकल बहुत सारे लोगों के यहाँ, काफ़ी सारे लोग जो जैसे कपड़े का काम करते हैं उनके घर पे ना वो मशीनें लगी होती है जिस पे कपड़े पे कढ़ाई होती है, ठीक है। कढ़ाई मतलब एम्ब्रॉयडरी वगैरह टाइप होती है, तो उसकी मशीनरी है, मशीन तो है ना वो, और वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, तो वो स्मॉल स्केल में आ जाता है। यूज़ ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर, ऐसे लेबर चाहिए होते हैं जो थोड़े पढ़े लिखे हो, ठीक है, सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए होता है इसमें। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट्स लोकल इकोनॉमीज, कॉमन इन लेबर इंटेंसिव कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इसके तो सारे फीचर्स गाइज आप पढ़ ही चुके हो, बड़ी बड़ी कन्वेयर बेल्ट पे चिप्स के पैकेट अपने दिमाग में इमेजिन होते हुए देख लो, यही है लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग। तो इट इन्वॉल्व्स लार्ज मार्केट, ये जो प्रोडक्ट बनाती है वो पूरे पूरे बड़े बड़े वर्ल्ड के मार्केट्स को फोकस करते हुए बनाती है। डाइवर्स रॉ मटेरियल होता है इनका, एनर्जी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, वर्कर का स्पेशलाइजेशन ज़्यादा होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, और कैपिटल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। असेंबली लाइन पे मास प्रोडक्शन होता है, वो कन्वेयर बेल्ट्स होती है ना, बड़ी बड़ी मशीन है उस पर।
ऑर्गेनाइजेशन उनकी कहाँ है, यूके में है, नॉर्थ ईस्ट यूएसए में है, यूरोप के अंदर है ये, ठीक है। और पिछले 200 सालों से ये पूरे वर्ल्ड में जो है एक्सपैंड कर रही हैं। टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं? ट्रेडिशनल रीजन है क्लस्टर्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज़। अगर पुराने ज़माने की बात करें तो ये वाली इंडस्ट्रीज़ हमारी लार्ज स्केल वाली ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर है, एंड हाईटेक रीजन्स के अंदर है, स्प्रेड टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। और दूसरा कुछ जो है हाईटेक के जो रीजन्स के अंदर भी, यानी कि वो कंट्रीज़ जिनके यहाँ हाईटेक एरियाज़ डेवलप हो रहे हैं वहाँ पर भी ये है, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट वाला हमारा क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। तो पढ़ सकते हो, एग्रो बेस्ड है आपका, मिनरल बेस्ड है। अब इनको हम देखते हैं। अब एग्रो बेस्ड भी 3 टाइप से होती है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ मतलब जिनका जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल फ्रॉम जो है फार्म्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स फॉर मार्केट, ठीक है। की इंडस्ट्रीज़ इसमें कौन सी होती है? जैसे शुगर केन से शुगर बनना, दिस इज़ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। टी कॉफ़ी एग्रो बेस्ड, चाय पत्ती निकलती है वो चाय की, वो किसी ने कॉफ़ी के बीन्स होते हैं, वो नेस्कैफे के डब्बे के अंदर खुद थोड़ी वो आ जाती है, दिस इंडस्ट्री दैट इज़ डूइंग इट। टेक्सटाइल जो रॉ कॉटन होती है उससे कॉटन जूट सिल्क बनना, रबर स्पाइसेस ऑयल्स, दीज ऑल आर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब इनका भी क्लासिफिकेशन हो रखा होता है। एक होती है फूड प्रोसेसिंग, इंक्लूड्स कैनिंग, कैन में जो है जैसे अचार वगैरह डल रही है या सॉसेस बन रही है, जैम्स बन रही है, एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इसमें एक होती है। क्रीम प्रोडक्शन हो रहा है, फ्रूट प्रोसेसिंग हो रही है, या कन्फेक्शनरी हो गए। ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ होते हैं इसमें, जैसे ड्राई कर रहे हो आप किसी चीज़ को, जैसे वो होते हैं ना कई बार रेजन्स वगैरह जो होते हैं, जो अंगूर होते हैं उनको सुखा दिया, ड्राई फ्रूट्स हो गए। और बाकी फर्मेंट करना, पिकल्स अचार डालने, ठीक है। दे वर यूज बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ये ट्रेडिशनल मेथड यूज़ होते थे कैनिंग करने में, क्रीम प्रोडक्शन, ये सब तो अब हो रहा है ना कि कैन में बंद हो गया है, तब भी होते थे पुराने ज़माने में। फूड प्रोसेसिंग कैसे होती थी? सुखा के, फर्मेंट करके, ठीक है, या फिर पिकल बना के। नाउ एग्री बिजनेस की अगर हम बात करें, एक बॉक्स दे रखा है और वहाँ आपको एग्री बिजनेस बता रखा है, और ये आप पढ़ोगे तो इतना समझ में नहीं आएगा, जैसे इस लाइन से भी नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे बात हो रही है एग्री बिजनेस मतलब कुछ ऐसे फार्म्स की जहाँ पे जो मतलब कि कोई क्रॉप ही इस तरीके से उगाई जा रही है कि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक फैक्ट्री लेवल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होते हैं। जैसे कि टी और कॉफ़ी के प्लांटेशन को, क्योंकि वो हाईली कमर्शियल पर्पस से होती है, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस इनको पैसा दे रही होती है कि आपने हाई क्वालिटी की टी लीव्स उगानी है, हाई क्वालिटी की कॉफ़ी उगवाओ आप, ठीक है। और पूरा मैकेनाइजेशन भी कई बार इसमें यूज़ होता है कि कुछ मशीनरी यूज़ हो रही है, पूरी बहुत बढ़िया लेवल वाले इनपुट्स यूज़ हो रहे हैं, और फर्टिलाइजर्स वगैरह केमिकल्स का भी यूज़ होता है। तो दे रन लाइक अ फैक्ट्री ओनली, इसलिए इनको एग्री बिजनेस बोला जाता है। तो एक तरीके की फार्मिंग ही है ये का, बट कई बार फार्मिंग को ही तुम ऐसे इतने हाई लेवल पे ले जाओ, तो इसलिए इनको इसको एग्री बिजनेस ये कह रहे हैं। तो लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग ऑफन रन बाय कॉर्पोरेशन, दीज फार्म्स आर मैकेनाइज, यानी कि मशीनरी, ट्रैक्टर नहीं, और भी बढ़िया बढ़िया टाइप के यूज होते हैं, बहुत स्ट्रक्चर, मतलब कि पूरी टीम बैठी हुई है वो ये काम को करा रही है। एंड रिलाई ऑन केमिकल्स, यानी कि फर्टिलाइजर वगैरह जितने होते हैं, फंक्शनिंग लाइक अ एग्रो फैक्ट्री, और ऐसा लगता है कि कोई एग्रीकल्चर की फैक्ट्री है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, वरना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में यही सब थे। अब आता है नेक्स्ट हमारा जो हो गया हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो यूज ऑफ मिनरल जिसमें रॉ मटेरियल की तरह होता है वो होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें एक होता है फेरस मिनरल जिसमें होता है आयरन का कंटेंट, ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री यूज होती है। दूसरा नॉन फेरस मिनरल जिसमें जो है एल्यूमिनियम, कॉपर जो है यूज होता है, ये ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में भी जाते हैं, ठीक है। मिनरल जैसे कि सीमेंट की हो गई, और जो है ये दिख नहीं रहा, वेट अ सेकेंड, और कौन सी गिवन है हमारे को, ये पॉटरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये यूज करते हैं नेचुरल केमिकल मिनरल्स लाइक पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए, सॉल्ट, सल्फर्स एंड पोटैश को। ऑल्सो यूज वुड एंड कोल बेस्ड रॉ मटेरियल, एग्जाम्पल सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक की। तो सिंथेटिक फाइबर नायलॉन, रेयॉन जो होते हैं ना वो बनाने की, और प्लास्टिक बनाने की। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें जिनका रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आ रहा है, वुड, बैम्बू, पेपर, लाख, ये सब जो है यूज होता है काफ़ी इंडस्ट्रीज के अंदर। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये एनिमल के लेदर का यूज़ करती हैं, लेदर गुड्स बनाने के लिए, वूल बनाने जैसा यूज़ हो रहा है, शीप का वूल यूज़ हो रहा है, बड़ी सी फैक्ट्री है वहाँ बहुत स्वेटर बन रही है, वो हो गया आपका। एंड आइवरी फ्रॉम द टस्क हमारा इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट। आउटपुट मतलब रिजल्ट, तुम जितनी पढ़ोगे उतनी अच्छी परसेंटेज आएगी, परसेंटेज इज योर आउटपुट। तो आउटपुट पे भी होता है, एक होती है बेसिक इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज मतलब वो इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करे किसी और इंडस्ट्री के लिए। और से आयरन बन गया, ठीक है, आयरन ओर से हमारा आयरन भी बन गया, और मैंने स्टील भी बना के रख लिया। अब ये जो स्टील है, इस स्टील से तो बहुत चीज़ें बनती है,
ठीक है। इसके स्टेनलेस स्टील के बर्तन भी बन जाते हैं, स्टील की रॉडें भी बनती है। आयरन जो होता है हमारा सरिया बनने के लिए भी यूज़ होता है। और भी आयरन के कितने यूज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड आप सोच सकते हो। तो ये आयरन और स्टील क्या है, ये एक बेसिक इंडस्ट्री है। या फिर आपकी गाड़ी है उसमें भी लोहा भी लगा होगा, स्टील भी लगा होगा। आपकी मिक्सी है उसका जो एक नट बोल्ट है, कोई पार्ट है वो लोहे का बनाओ, वो स्टील का बनाओ। तो जो ये वो इंडस्ट्रीज है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज प्रोवाइड मटेरियल्स फॉर मशीनरी विच इन टर्न आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल टू मेक क्लोथ्स फॉर कंज्यूमर और एक्सेट्रा। बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं जो बाकी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो है भेजती हैं प्रोडक्ट रॉ मटेरियल, उसको हम कहते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। अब देखो इनके लिए भी रॉ मटेरियल कहाँ से आया था, माइनिंग करके। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या होता है, माइनिंग करके आता है एग्रीकल्चर से, और ये खुद रॉ मटेरियल बन जाती हैं आगे फर्दर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। कॉपर बन गया, अब उसके बाद वो कॉपर है, कॉपर की तार बनाने वाली इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल है, बट वरना कॉपर बनाने के लिए भी आपको एक उसके ओर की ज़रूरत होगी। ठीक है। नेक्स्ट होती है कंज्यूमर इंडस्ट्री, जो डायरेक्टली वो गुड्स बनाती है जो कंज्यूमर यूज़ करे, बिस्किट, ब्रेड, टी, सोप, टॉयलेटरीज हो गया, पेपर जैसे आप लिख रहे हो आपका पेन हो गया। दे आर ऑल्सो रेफर टू एज नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज, तो याद रखना। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे मालिक कौन है, मतलब गवर्नमेंट भी होती है, प्राइवेट भी होती है, जॉइंट भी होती है। तो अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज की, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि PSUs है। कॉमन है सोशलिस्टिक कंट्रीज में, यानी कि वो कंट्री जहाँ पे सोशलिस्टिक कंट्री मतलब गवर्नमेंट अपने अंडर में जो है इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे हमारी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन भी और सोशलिज्म का मिक्स स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है। तो वो विच हैव बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो हमारी कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी है फॉर योर जनरल नॉलेज। प्राइवेट सेक्टर जो बिल्कुल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ओन करते हैं एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है, इनका प्रीडोमिनेंट होता है कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में, जहाँ पे बहुत कैपिटलिज्म है वहाँ पे बहुत प्राइवेट इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज मैनेज बाय जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जो शेयर होल्डर्स मिलकर मैनेज करते हैं ना वो, और कोलैबोरेटली एस्टैब्लिश एंड मैनेज बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ये दो टाइप के जॉइंट सेक्टर होते हैं, या तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं उन्होंने मिलके इंडस्ट्री लगाई है एंड इट इज़ अ जॉइंट इंडस्ट्री, सबका अपना अपना शेयर है। या फिर कई बार जॉइंट इंडस्ट्रीज पब्लिक और प्राइवेट, यानी कि आप गवर्नमेंट के साथ पैचअप करके मिक्स करके उनको जो है कोई इंडस्ट्री अपनी खोल रहे हो। एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट इंडस्ट्रीज कैन इंक्लूड टेलीकम्युनिकेशन, काफ़ी सारी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज जॉइंट है। ऑयल, गैस की जो है ये कुछ हमारे यहाँ पे जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है जी। अब आता है अगला कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, एंड इसके बाद आपका चैप्टर बिल्कुल ही एंड हो जाएगा। ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ क्या है ये हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ बहुत सारी हाई लेवल टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो हाई टेक्नोलॉजी रेफर्स टू एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ ड्रिवन बाय इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये वो इंडस्ट्रीज़ है जो काफ़ी रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद एक प्रोडक्ट को बना रही हैं। इनका जो वो होता है वर्क फोर्स होता है वो वाइट कॉलर वर्कर होते हैं, यानी कि हाईली एजुकेटेड हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल लोग इनमें काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, रोबोटिक्स इन असेंबली लाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल इन स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग, डेवलपमेंट ऑफ न्यू केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो ये होते हैं हमारे हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल। ठीक है। अभी आगे और पढ़ना हमें इसके बारे में। तो टेक्नोपोलिस, तो हाई टेक इंडस्ट्रीज दैट आर रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया, सेल्फ कंटेन एंड हाईली स्पेशलाइज को हम टेक्नोपोलिस कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन वैली जो है कैलिफोर्निया की, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी हाई टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ये टेक्नोपोलिस है। और सिलिकॉन फॉरेस्ट वाशिंगटन में। हमारे चैप्टर का अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल इम्पैक्ट देखें तो की एरियाज जिनकी मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा होती है पूरे वर्ल्ड में वो है आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सबसे ज़्यादा हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग। सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नोट्स एज आई टोल्ड यू मिल जाएंगे आपको इंस्टाग्राम आईडी पे, और बाकी चैप्टर्स अगर पढ़ने हैं ज्योग्राफी के लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ज्योग्राफी नहीं, मैं पॉलिटिकल, हिस्ट्री एंड इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन एंड सोशलॉजी और साइकोलॉजी भी पढ़ाती हूँ, तो गो एंड स्टडी। बाय बाय।